हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज मैं जो मॉक टेस्ट हुआ है आपका सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, उसका सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो आप लोग उसका सोल्यूशन देख लें और जिसने आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को रिव्यू कर लें। और आई होप आपने पुराने वीडियोज़ मेरे सारे देख रखे होंगे, क्योंकि इस डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लगभग जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे मैंने सारे आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो जिन लोगों ने देख लिए हैं उनका पेपर बहुत अच्छा होगा, आई नो, बेस्ट ऑफ लक। और जिन्होंने नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके सारे वीडियोस देख जाइए। क्वेश्चंस इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, इसी में से आएगा जो कुछ आएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपसे पूछा था, व्हेन विड्थ ऑफ थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ देन दे आर क्लासिफाइड एज। जब संरचना की चौड़ाई और मोटाई उसकी लंबाई की तुलना में बहुत कम होती है तो उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, कोई भी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चरल मेंबर होगा, कोई मेंबर होगा, तो उस मेंबर में अगर उसकी चौड़ाई और लंबाई बहुत कम है, ठीक है, और उसकी कोई एक डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक डायमेंशन की कंपैरिजन में बाकी दोनों बहुत छोटी हैं। जैसे स्टील का फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट में चौड़ाई भी कम होती है, थिकनेस भी कम होती है, सिर्फ लंबाई ही लंबाई होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं उनको हम वन डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, वन डायमेंशनल। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपके साथ है तो आप इस पर क्या लगाएंगे, आप इस पर लगाएंगे वन डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम परसेंटेज इलोंगेशन ऑफ माइल्ड स्टील, मृदु इस्पात में न्यूनतम प्रतिशत बढ़ाव है। ठीक, तो जो माइल्ड स्टील होता है उसमें परसेंटेज इलोंगेशन कितना होता है, 23% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पीस ऑफ राउंड स्टील फोर्स्ड इन प्लेस टू कनेक्ट टू और मोर स्टील मेंबर्स इज नोन है। दो या दो से अधिक सदस्यों को आपस में जोड़ने के लिए गर्म करके प्रयोग किए जाने वाले गोल स्टील के टुकड़े को कहा जाता है। देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके पास टाइम कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। और मेरे प्रीवियस वीडियो से मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन को अगर देखना चाहते हैं तो आप एक बार जाके उनको देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ को। ठीक है, तो ऐसे मेंबर को जो गोल होता है और गर्म करके प्रयोग किया जाता है, बोल्ट कभी गर्म करके नहीं लगता, स्क्रू कभी गर्म करके नहीं लगता, नेल कभी गर्म करके या कील गर्म करके नहीं लगती। ठीक है, गर्म करके क्या लगता है, गर्म करके आपका लगता है सिर्फ रिवेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, इफ डायमीटर ऑफ रिवेट बॉडी इज डी, कैपिटल डी, द डायमीटर ऑफ स्नैप हेड और पेन हेड विल बी। यदि रिवेट शैंक का व्यास डी है तो स्नैप हेड और पेन हेड का व्यास होगा। देखिए, स्नैप हेड कौन सा होता है, बटन हेड भी कहते हैं, जो ऊपर से सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, इसको स्नैप हेड कहते हैं। और पेन हेड कौन सा होता है, पेन हेड के अंदर आपका जो हेड होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और इसके नीचे रिवेट का शैंक होता है। ठीक है, तो पेन हेड का व्यास क्या होगा, अगर आपको ये शैंक डाया कैपिटल डी से दिया है तो जो ऊपर हेड है उसका डाया क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.6 डी। ठीक है, अगर नीचे का डी है तो 1.6 टाइम्स उसका ऊपर का जो हेड है उसका डाया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया था, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट्स ऑफ एडजेसेंट चेन्स एंड मेजर्ड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रक्चरल मेंबर इज। संरचनात्मक सदस्य में बल की दिशा में समकोण पर मापी गई आसन्न श्रृंखलाओं को दो क्रमागत रिवेट्स के बीच की दूरी कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ पिच और गेज में क्या अंतर होता है। ठीक है, स्टैगर्ड पिच और गेज क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गेज डिस्टेंस। जो परपेंडिकुलर होता है वो गेज होता है, जो पैरेलल होता है वो पिच होता है। ठीक है, अगला हमें क्वेश्चन दिया है, द बियरिंग स्ट्रेस इज कैलकुलेटेड ऑन। धारण प्रतिबल की गणना की जाती है कहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट, संपर्क क्षेत्र का काट क्षेत्रफल, मीन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क का शुद्ध क्षेत्रफल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो बियरिंग स्ट्रेस या धारण प्रतिबल होता है, धारण प्रतिबल आपका जब आपका कोई तनन उपांग है जब वो खिंचता है तो वो धारण प्रतिबल पे आता है। तो धारण प्रतिबल कहाँ निकाला जाता है, नेट प्रोजेक्टेड एरिया पे, जो शुद्ध क्षेत्रफल होता है। यानी आपने अगर किसी सेक्शन पे रिवेट्स काट रखे हैं तो वो जो सेक्शनल एरिया रिवेट कटने के बाद जो बचेगा टोटल एरिया का, उस पर हम उसका धारण प्रतिबल निकालेंगे। ठीक है, अगला दिया, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन आर क्लासिफाइड एज। बेलित इस्पाती खंड के प्रकार होते हैं इक्वल, अनइक्वल, बल्ब, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूँ, ऑल ऑफ द अबव। एंगल सेक्शन 3 टाइप के होते हैं, इक्वल, अनइक्वल और बल्ब सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू चेन रिवेटिंग डायमंड रिवेटिंग इज प्रेफर्ड बिकॉज। चेन रिवेटिंग की तुलना में डायमंड रिवेटिंग को प्राथमिकता दी जाती है, क्यों, क्योंकि विड्थ ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड इज लेस, यस, सेविंग ऑफ इन मटेरियल, सामग्री की बचत, या इफिशियंसी इज मोर, अधिक दक्षता। देखिए, तीनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, कि जो आपकी विड्थ प्लेट की विड्थ है, अगर आप चेन रिवेटिंग कर रहे हैं और अगर आप चेन की जगह डायमंड रिवेटिंग कर रहे हैं
तो आपके आगे रिवेट्स के नंबर ज़्यादा होंगे, पीछे रिवेट्स घटते जाएंगे। तो आप जो प्लेट यूज़ कर सकते हैं वो प्लेट भी आप पीछे से उसकी थिकनेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो विड्थ कम यूज़ होगी, सेविंग इन मटेरियल, ये इतना मटेरियल बचेगा आपका, और इफिशियंसी ज़्यादा होगी। डायमंड रिवेटिंग की इफिशियंसी वैसे भी ज़्यादा ही होती है, इसलिए हम लोग डायमंड रिवेटिंग यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल एडेड टू एट द जॉइंट्स वाइल वेल्डिंग इज नोन एज, वेल्डिंग प्रक्रिया में दो धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। अब देखिए वेल्ड मेटल नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। फिलर मेटल होता है, ठीक है, जो गालक पदार्थ, वो तो फ्लक्स होता है खैर गालक, जो फिलर मेटल जो खाली जगह को भरता है, जैसे आपका ये जॉइंट है, आपने दो मेंबर्स को आपस में जोड़ा, ठीक है, तो इनके बीच जो भरा जाता है उसको कहते हैं फिलर मेटल, ठीक है। फिलेट मेटल और फिलर मेटल में कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन नंबर सी फिलेट है, फिलेट नहीं होता, फिलर मेटल होता है, ठीक है, जो भरता है वो मेटल होता है, तो फिलर मेटल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला हमें दिया है द डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग जॉइंट आर, वेल्डिंग जोड़ों के नुकसान है। मेंबर्स आर लाइकली टू डिस्टॉर्ट इन प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, उपांगों के वेल्डिंग की प्रक्रिया विकृत होने की संभावना, ब्रिटल फ्रैक्चर पॉसिबिलिटी, भंगुर फ्रैक्चर संभावना, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड जॉइंट इज डिफिकल्ट, वेल्डिंग जोड़ का निरीक्षण मुश्किल है, या उपरोक्त सभी। देखिए जो पहला दिया है डिस्टॉर्शन, होता क्या है, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग ऑब्वियस सी बात है गर्म करके ही होगी, तो गर्म होने के कारण उसमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, ठीक है, जिस कारण से वो मेंबर अपनी जगह से थोड़ा बहुत इलोंगेट या डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक। तो पहला सही है कि विकृत होने की संभावना रहती है गर्म होने के कारण। दूसरा ब्रिटल फ्रैक्चर, बिल्कुल जो वेल्ड जॉइंट होता है वो ब्रिटल होता है, अगर उस पर लोड आएगा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो वहीं से क्रैक कर जाएगा, ठीक है। इंस्पेक्शन, हाँ इंस्पेक्शन वेल्डिंग जॉइंट्स का टफ है, अगर आपने मान लीजिए किसी संपर्क सतह पे फिलेट जॉइंट कर दिया, ठीक है, अब इस सतह के अंदर अगर कोई खाली हॉलो एयर बबल छूट गया या कोई इम्प्योरिटी रह गई तो उसका इंस्पेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्मल जॉइंट बोल्ट और रिवेट में आप इंस्पेक्शन कर सकते हो जॉइंट का, इसमें नहीं कर सकते। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है द फ्यूजिबल मटेरियल यूज्ड इन वेल्डिंग टू डिजॉल्व एंड फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ ऑक्साइड्स एंड अदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ऑक्साइड तथा अन्य अवांछनीय पदार्थों को हटाने की सुविधा के लिए वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली फ्यूजिबल सामग्री को जाने। देखिए जब आप वेल्डिंग करते हैं तो जो वेल्डिंग मटेरियल होता है, जो आपका फिलर मटेरियल होता है, उसके अलावा आप एक फ्लक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स उस जगह पर आने वाली सारी इंप्योरिटीज़ को हटा देता है, अपने साथ बहा लेता है, ठीक है। तो इनर्ट मटेरियल कुछ नहीं होता, इनर्ट गैस कुछ नहीं होता, फ्लक्स या गालक होता है, ठीक है। फ्लक्स या गालक का आप यूज़ करते हैं ऑक्साइड और अवांछनीय पदार्थों को वेल्डिंग के समय वहाँ से हटाने के लिए, ठीक। फ्लक्स मोस्टली एल्यूमिनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड में से ही कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है, सिंगल एंगल शीट टाई इज कनेक्टेड टू गजेट प्लेट एट बोथ हैंड यूजिंग रिवेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द टाई द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। एक सिंगल एंगल स्टील टाई को रिवेट्स का उपयोग करके दोनों सिरों पर गजेट प्लेट से जोड़ा जाता है। टाई की भार वहन क्षमता निर्धारित करने के लिए स्वीकार्य तनन प्रतिबल को कितने से गुणा किया जाना चाहिए, ठीक है। तनन प्रतिबल की बात हुई है, यहाँ पर टाई की बात हुई है, उसको गजेट प्लेट से जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेट एरिया ऑफ एंगल। जब भी हम कभी याद रखिएगा, जब भी हम कभी टेंशन मेंबर या टाई की बात करते हैं, हम हमेशा नेट एरिया की बात करते हैं। जब हम कभी कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो ग्रॉस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तो नेट एरिया ऑफ एंगल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ स्ट्रक्चरल एंड रिवेट स्टील आर सेम। संरचनात्मक और रिवेट इस्पात दोनों की तनन सामर्थ्य समान है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट स्टील इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। रिवेट इस्पात की तन्य शक्ति संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ी अधिक है। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट स्टील इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। रिवेट इस्पात की तन्य शक्ति संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ी कम है। या फिर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील शुड बी मच लेस देन व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ रिवेट स्टील। संरचनात्मक स्टील की तन्य शक्ति रिवेट इस्पात की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए। देखिए अब सिंपली आपको बस कंपैरिजन करना है, जो रिवेट का जो स्टील है, जिस मेटल से रिवेट बना है और जिस मेटल से आपका स्ट्रक्चरल स्टील बना है, जिसको आप जोड़ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, किसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ये बेसिक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसमें पहला दिया है रिवेट और दोनों तन्य सामर्थ्य समान है, समान आप कर सकते हैं, पर
समान इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें बेवजह आप मटेरियल को स्ट्रॉन्ग यूज़ करोगे रिवेट के केस में, ठीक है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, अभी आगे मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए जो दूसरा है आपका, वहाँ है रिवेट की तन्य शक्ति संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ी अधिक है, ठीक। अब एक बात आइए, आपने जिस जॉइंट को जिस मटेरियल से बनाया उसकी स्ट्रेंथ मेटल की प्लेट से ज़्यादा दे दी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वो प्लेट पहले फेल हो जाएगी, रिवेट फेल नहीं होगा, ठीक है। और प्लेट के फेलियर का कोई इंडेफिनिट सरफेस होगा, वो सरफेस का प्लेट कहीं से भी फेल हो सकती है, किसी भी जगह से, ठीक है। तो कोई आपको स्पेसिफिक सरफेस भी नहीं पता होगी फेलियर कहाँ से होगा, तो वो फेलियर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजरस रहते हैं। तीसरा है द रिवेट इस्पात की तन्य शक्ति संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ी कम है। इसका रीज़न ये है, एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। जब हम घर में बिजली की वायरिंग करते हैं तो उसमें एक फ्यूज़ जोड़ते हैं, ठीक है। फ्यूज़ में जो वायर जोड़ते हैं उस वायर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हम कम रखते हैं जो हम नॉर्मल वायर्स यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है, यही है कि आपका वो फ्यूज़ का वायर पहले गल जाए बजाय बाकी वायरिंग के। अगर फ्यूज़ वायर ही नहीं गला, बाकी वायर गल गया तो सेफ्टी तो खत्म हो गई। सेम चीज़ जॉइंट्स के ऊपर, अगर आपका जॉइंट नहीं फेल हो रहा है, आपका मेंबर फेल हो जा रहा है, तो फिर वो जॉइंट, अगर देखिए वीकेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, हमेशा जॉइंट होता है। अब अगर जॉइंट की जगह का मेंबर ही फेल होने लगे तो वो तो स्ट्रक्चर ही बहुत नुकसानदायक होगा उसके रेजिडेंट्स के लिए जहाँ भी यूज़ हो रहा है। तो हम लोग हमेशा रिवेट्स को, हल्का सा रिवेट की स्ट्रेंथ को कम रखते हैं संरचनात्मक स्टील के कंपैरिजन में, ताकि अगर कोई फेलियर के चांसेस भी हो तो हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता हो कहाँ से स्ट्रक्चर फेल हो सकता है और हम पहले से ही उसके लिए आगे के प्रोविजंस कर सकें, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक स्टील की तुलना में थोड़ी सी कम रखी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस इन mm ऑफ अ 6 mm फिलेट वेल्ड विद एन एंगल ऑफ 75 डिग्री बिटवीन द फ्यूजन फेसेस, ठीक है। अब इसमें फ्यूजन फेसेस क्या हैं, जो दो सतह जिनके बीच में फिलेट किया जाना है, ठीक है, उनकी बात हुई है। और एंगल है वहाँ पर 75 डिग्री और 6 mm साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, यानी कि एस हमें दिया है 6 mm और हमें निकालना है थ्रोट थिकनेस, ठीक है। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस यहाँ पर दिया है, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस हमें निकालनी है, ठीक है। तो इसका बहुत बेसिक सा फॉर्मूला इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होता है T बराबर के एस, ठीक है। के इसमें कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू 60 डिग्री से 90 डिग्री तक हमें 0.70 लेनी होती है, ठीक है। अब 0.70 अगर आप के की जगह लगाएंगे कांस्टेंट की वैल्यू, जनरली ये इसी रेंज के बीच में वेरी करता है 60 से 90, इससे ज़्यादा की वैल्यू वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते नहीं हैं। तो 0.70 इंटू साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, टी बराबर के एस में एस बराबर साइज ऑफ फिलेट वेल्ड होगा, साइज ऑफ वेल्ड आपका 6 दिया है, मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आएगा 4.2, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4.2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कंप्रेशन मेंबर्स आर ओवरलोडेड देन देयर फेलियर्स टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, जब संपीड़न सदस्य अतिभारित होते हैं उनकी विफलता किसके कारण होती है। देखिए संपीड़न मेंबर या कंप्रेशन मेंबर क्या होगा, जिस पर एक्सियली लोडेड लगेगा। एसेंट्रिक लोडेड आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दें। अब जब उस पर वर्टिकल डायरेक्ट फोर्सेस लग रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट कंप्रेशन होगा, इससे फेल होगा, मतलब वो क्रश कर जाएगा, डायरेक्ट कंप्रेशन से क्रश होता है, ठीक है। एक्सेसिव बेंडिंग, इसमें बकलिंग हो जाएगी या बेंडिंग हो जाएगी, ये मुड़ जाएगा, ठीक है। नमन, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, नमन तथा मरोड़ भी, मतलब इसमें बेंडिंग भी हो रही है और साथ में ये स्ट्रक्चर आप जिस सरफेस पे खड़ा है उस पर ट्विस्ट भी हो रहा है, ठीक है, बेंड हो रहा है नीचे की तरफ। तो ये तीनों ही तरीके से कंप्रेशन फेलियर होता है, ठीक है। तो कंप्रेशन फेलियर के केस में याद रखिएगा ये सारे केसेस सही हैं और इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन, कॉलम की विफलता निर्भर करती है किस पे, वेट ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम, सिलेंडरनेस रेशियो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैंने सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया था, तो आप समझ चुके होंगे इसका सही आंसर है सिलेंडरनेस रेशियो, कॉलम की विफलता। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेन बीम इज़ अ बीम विद सपोर्ट, मुख्य बीम एक बीम है जो सहारा देती है। देखिए मेन बीम के बारे में या प्राइमरी और सेकेंडरी बीम के बारे में पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि प्राइमरी बीम या मेन बीम वो होती हैं जो अपना लोड डायरेक्टली किसी वर्टिकल मेंबर पर ट्रांसफ़र करती हैं, जो एक्सियली अपना लोड नीचे फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र कर रहा हो, ठीक है, उनसे जो जुड़ती हैं वो प्राइमरी बीम होती हैं। और इन प्राइमरी बीम से जो बीम जुड़ती है वो सेकेंडरी बीम्स कहलाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें दिया है, द मेन बीम इज़ अ बीम विद सपोर्ट, मेन बीम कौन सी बीम है जो सपोर्ट करती है, मतलब मेन बीम किसको सपोर्ट करती है, ठीक है, फ्लोर कंस्ट्रक्शन को नहीं, फ्लोर कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे स्पैंड्रेल लगते हैं, ठीक है। जॉइंट या कड़ी, सेकेंडरी बीम या बोथ बी एंड सी, ठीक है। सेकेंडरी बीम को सपोर्ट करती है प्राइमरी बीम या मेन बीम, मैं पहले बता चुका हूँ। जॉइस्ट, कड़ियाँ मैंने आपको बताया था, पास जब बीम्स को रख के जोड़ा जाता है तो वो जॉइस्ट होती है, ठीक है, जो फाउंडेशन में लगती है ये उसमें
गजटेड बेस में, ठीक है। तो जॉइंट कड़ी ये दोनों ही सही हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मेन बीम का केस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अगला, एनी मेजर बीम इन अ नेचर इन अ स्ट्रक्चर इज नोन, किसी संरचना में किसी भी प्रमुख धरन को इस रूप से जाना है। देखिए प्रमुख धरन क्या मतलब है, ये मेन बीम से ही मतलब है, ठीक है। सब्सिडरी बीम जो उसका खुद ही सहायक है वो मेन बीम कैसे हो सकती है। जॉइस्ट कड़ी मैंने पीछे बताया था मेन बीम जॉइस्ट को सहारा देती है, ठीक है। गर्डर और सेकेंडरी बीम तो हो ही नहीं सकती, जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी कैसे बन जाएगी, तो गर्डर जो आपका होता है वो मेन बीम की तरह यूज़ होता है, ठीक है, प्राइमरी बीम की तरह, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, द बीम रेजिस्टिंग ऑन पर्लिन इज नोन एज, पर्लिन पर टिकी हुई धरन को कहलाते हैं। मैंने पहले बताया था पर्लिन के ऊपर जो टिकता है उसको कहते हैं कॉमन राफ्टर, ठीक है। कॉमन राफ्टर पर्लिन के ऊपर टिकाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कॉमन राफ्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, इन ब्रिज फ्लोर द लॉन्गिट्यूडनल बीम सपोर्टेड बाय फ्लोर आल्सो नोन एज, जो ब्रिज होते हैं उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल, आप देखोगा ब्रिज का जो डेक होता है उस डेक के नीचे बीम्स बनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसका सेक्शनल एरिया बनाऊं तो सेक्शनल एरिया कुछ इस तरीके का बनेगा कि ये आपका अगर बीम का डेक है तो इसके नीचे बीम्स लगी होती हैं, ठीक है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल बीम सपोर्ट देती है ना बीम फ्लोर को, ये कहलाती है स्ट्रिंगर्स, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स याद रखिएगा सीढ़ियों में भी लगा होता है, जो सीढ़ी में जो साइड की बीम होती है ना इंक्लाइन शेप की, उसको भी स्ट्रिंगर कहते हैं, ठीक है। ऐसे आप एक स्पेंड्रल पढ़ेंगे। स्पेंड्रल बीम क्या होता है, जब हम कोई फाउंडेशन बनाते हैं तो उसको चारों तरफ से बांधने के लिए जो हम बीम यूज़ करते हैं कॉलम्स में, वो होती है स्पेंड्रल। मान लीजिए आपका एक फाउंडेशन कॉलम यहाँ, एक कॉलम यहाँ, एक कॉलम है, तो आप जो इसको बांधने के चारों तरफ से बीम का यूज़ करते हैं वो होती है स्पेंड्रल बीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी आपको आगे एग्जाम्स में बहुत सपोर्ट करेंगे, तो आपको नंबर आने में हेल्पफुल रहेंगे, आई होप सो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम में टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देखकर अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से अच्छा कर सकें, इसकी हम उम्मीद करते हैं। और आज आपका फाइनल एग्ज़ाम है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।